आज हम मालगुडी डेज की 13वीं कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है धंधे के बिना। करीब 1 साल पहले रामाराव, जिस ग्रामोफोन कंपनी का वो मालगुडी में एजेंट था, उसके अचानक बंद हो जाने के कारण बेकार हो गया। एजेंसी में उसने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा भी, जो उसे विरासत में मिला था, लगा दिया था। 5 साल तक उसे इससे काफ़ी आमदनी होती रही, जिससे वो अपने बीवी बच्चों के सुखपूर्वक रहने का इंतज़ाम कर सका। उसने एक्सटेंशन में एक छोटा सा बंगला बनवा लिया और अपने इस्तेमाल के लिए एक बेबी कार भी खरीदने का विचार करने लगा था। और एक दिन जैसे अचानक ये वज्रपात हुआ। इसका कारण दुनिया के व्यापार, बैंकिंग और राजनीति में आया परिवर्तन था। ग्रामोफोन कंपनी, जिसकी फैक्ट्री कहीं उत्तर भारत में थी, लाहौर के बैंक के बंद हो जाने के कारण, जो बंबई निवासी उसके मालिक की मृत्यु का परिणाम था, एकदम खत्म हो गई थी। मालिक सड़क के किनारे किनारे नीचे की ओर गाड़ी चला रहा था, जो 300 फीट नीचे जा गिरी। लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या की थी, क्योंकि पिछली शाम उसकी बीवी उसके कैशियर के साथ भाग गई थी। रामालाव ने अचानक अपने को सड़क पर खड़ा पाया। पहले तो उसे इस हादसे के नतीजों का अंदाज ही नहीं हुआ। बैंक में कुछ पैसा था, कुछ कंपनी शेयर भी थे, लेकिन शेयर गिरने लगे, कीमतें घटने लगी और उसे कुछ 100 रुपए ही हाथ लगे। जब उसने सिक्योरिटी वापस करने की बात की, तो दूसरी तरफ अर्जी लेने वाला भी कोई नहीं था। बैंक में रखा पैसा तेजी से पिघल रहा था। रामाराव की बीवी ने खर्च कम करने की कोशिश की। उसने नौकर और रसोइये को निकाल दिया, बच्चों को बड़े नर्सरी स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया, बंगला किराए पर चढ़ा दिया और बाजार में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगे। रामाराव रोज नौकरी के लिए 1 दर्जन अर्जियां भेजने लगा और हर दफ्तर में चक्कर लगाने शुरू किए। 40 साल की उम्र को पहुंचे आदमी के लिए, जो अब तक अपना व्यापार करता रहा हो, नौकरी पाना आसान नहीं है। नौकरी मांगने का उसका ढंग भी व्यापारियों जैसा था। वो अपना कार्ड भेजता और मिलने पर कहता, सर, शायद आप मेरे लिए कुछ कर सकें। मेरा व्यापार अचानक डूब गया, जिसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। आप मुझे अपने दफ्तर में कोई काम दे सके तो मैं बहुत आभार मानूंगा। रामाराव, ये तो बड़े अफसोस की बात है। इस वक्त मेरे पास आपके लायक कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। सब जगह यही कहानी थी। शाम को वो घर लौट आता और सड़क से घर की दिशा में मुड़ते ही उसका दिल बैठ जाता। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी होती, पीछे बच्चे सड़क को चुपचाप देखते उसका इंतजार करते होते। उनके चेहरों पर कितनी प्रतीक्षा होती। कांपते से वे आशा करते होते कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वो हमेशा सोचते कि जिस तरह सफाई से लोग उसे टाल देते हैं, उसे देखते हुए इन्हें उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। बीवी उसकी तरफ देखते ही समझ जाती कि क्या हुआ है। वो चुपचाप पीछे मुड़ जाती और बच्चे भी इशारा समझकर उसका अनुगमन करते। रामाराव बनावटी ढंग से उन्हें खुश करने की कोशिश करता। आज क्या हो रहा है? इसके जवाब में वे लोग भी ऊपरी मिठास से उसे भीतर ले जाते। इनकी ये दशा देखकर उसका मन रो उठता। एक्सटेंशन वाले बंगले में उसकी बीवी सजी धजी इधर उधर घूमती रहती, पड़ोसियों से गपशप करती, शाम को क्लब चली जाती। लेकिन अब यहाँ शाम तक वो एक ही कपड़े पहने रहती और सारा वक्त किचन में बीतता। एक्सटेंशन वाले घर में बड़ा सा कंपाउंड था, जिसमें बच्चे दिन भर उछल कूद करते रहते और अच्छे स्कूल में पढ़ते और सीखते। लेकिन यहाँ उनके कोई दोस्त नहीं थे और खेलने के लिए भी घर के पीछे ही जरा सी जगह थी। उनकी कमीजें फटने को आ रही थी। पहले इन्हें हर 3 महीने में नए कपड़े दिए जाते थे। रामाराव यही सब सोचता, सोने की कोशिश करने लगा। उसके पास जो भी पैसा था, खत्म हो चुका था। आमदनी का अकेला जरिया एक्सटेंशन वाले घर का किराया था। उन्हें ये सोचकर डर लगता था कि अगर उसका किराएदार घर खाली कर दे तो क्या होगा। कठिनाइयों के इन दिनों में रामाराव को जुबली रीडिंग रूम में एक पत्रिका मिली। इसका नाम था द कैप्टन। इसमें सिर्फ 4 पन्ने थे और सब में वर्ग पहेलियां दी हुई थीं। सही हल के लिए हर हफ्ते ये 4000 रुपए का पहला इनाम देती थी। रामाराव इन्हें हल करने में लग गया और कुछ दिन तक वो सब चिंताओं से मुक्त रहा। क्या शब्द होगा, टैलू या फॉलो, बैड, सैड या मैड में से इस प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा शब्द सही है? ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। शाम को जब घर वापस लौटता तो दरवाजे में खड़े बीवी बच्चों की तरफ उसका ध्यान ही न जाता। हर हफ्ते वो उत्तर डाक से भेजने में कुछ पैसा खर्च करता और धड़कते दिल से जवाब का इंतजार करता।
उत्तर प्राप्त होने की तारीख को वो अखबार विक्रेता की दुकान पर मीठी मीठी बातें करके बिना पैसे दिए द कैप्टन का नया अंक देख लेने के लिए फुसलाने की कोशिश करता। रीडिंग रूम की मेज पर पत्रिका पहुंचने में एक आध दिन लगता और वो इसका इंतजार नहीं कर पाता था। कभी कभी अखबार वाला नानुकुर करता तो वो उसे ये कहकर मनाने की कोशिश करता, परेशान मत हो, मुझे इनाम मिलेगा तो मैं एकदम 3 साल के लिए ग्राहक बन जाऊंगा। नतीजे वाले पन्ने को वो कांपते हुए हाथों से खोलता। इनाम मिलने वालों में कोई बलूचिस्तान का होता, कोई ढाका या श्रीलंका का होता। रामाराव का शब्द हमेशा गलत हो जाता था। ये धक्का बर्दाश्त करने में उसे पूरे 3 घंटे लगते थे। उससे निकलने का उपाय अगले हफ्ते की वर्ग पहेली में लग जाना था, जो उसे अगले 7 दिन तक फिर काम में लगाए रखती। आशा और निराशा के इस भयंकर उतार चढ़ाव से कुछ ही दिनों में उसके बदन की नसें चकनाचूर हो उठीं और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। घर पर वो किसी से भी नहीं बोलता था, सिर हमेशा झुका रहता, जैसे हर वक्त कुछ सोचता रहता है। उसकी बीवी अगर उसे हर हफ्ते पहेलियों के लिए 1 रुपया न देती तो वो उससे झगड़ता। उसका स्वभाव ज्यादा बुरा नहीं था और देर तक झगड़ने की उसमें ताकत भी नहीं थी, इसलिए वो कुछ देर बाद उसे रुपया दे देती और घर खर्च में उतनी कटौती कर लेती। एक दिन पत्रिका ने 8,000 रुपये के विशेष पुरस्कार की घोषणा की। ये पढ़कर रामाराव का मन 10 गुने उत्साह से भर गया। उसने वर्ग पहेली का गहनता से अध्ययन किया। इसमें 4 जगह कुछ संशय की स्थिति थी और प्रवेश के लिए कम से कम 4 प्रविष्टियां भेजनी थी, इसलिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी। उसने बीवी से कहा, इस बार तुम्हें मुझे 5 रुपये देने होंगे। ये सुनकर वो तो हक्की बक्की रह गई। इतने पैसे में तो परिवार का 1 हफ्ते का काम चलता था। रामाराव इन बातों के प्रति अब उदास हो चला था। फिर भी इतने पैसों की मांग उसे भी ज्यादा लगी और एक क्षण के लिए वो भी संकुचित हो उठा। पर वो ध्यान बदलने के लिए सही शब्द सोचने लगा कि कुछ लोग निराशा से बचने के लिए ये करते हैं। प्रश्न के लिए होप उचित होगा या डोप या रोप। इस तरह उसने अपने मन पर काबू पा लिया। वर्ग पहेली भरकर रजिस्ट्री से भेज देने के बाद उसने हवाई महल बनाना आरंभ कर दिया। भले ही उसे इनाम का एक हिस्सा ही मिले, फिर भी ये रकम काफी बड़ी होगी। वो किराएदार को निकाल देगा, बीवी बच्चों को लेकर फिर से उसी घर में रहने लगेगा और सारा पैसा बीवी को सौंपकर उससे कहेगा कि इससे 2 साल तक गृहस्थी मजे से चलाओ। खुद इसमें से 100 रुपए लेकर मद्रास चला जाएगा और वहां अपना भाग्य आजमाएगा। फिर जब बीवी का पैसा खत्म होने लगेगा, तब तक मद्रास में उसे कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। नतीजा आने के दिन रामाराव ने पत्रिका का नया अंक खोला तो पाया कि उसने जो हल भेजा था उसमें बहुत सी गलतियां थीं। उसका दिल एकदम बुझ गया। अब उसे कुछ पैसे भी वापस नहीं मिल सकते थे। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहा। इस पर वो जितना सोचता उतनी जिंदगी असह्य लगने लगती। पिछले दिनों के सारे नुकसान, निराशाएं और परेशानियां इकट्ठी होकर उस पर टूट पड़ने लगीं। शाम को घर की तरफ कदम बढ़ाने की जगह वो रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वो क्रॉसिंग पार करके रेल लाइन पर आ गया। करीब 3 मील तक उस पर चलता रहा। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कस्बे के मकानों की रोशनियां हल्की हल्की चमक रही थीं। पीछे एक फरलंग की दूरी पर सिग्नल खड़ा था, जिसकी लाल नीली रोशनी उसे दिखाई देती थी। वो फैसला कर चुका था कि जिंदगी जीने लायक नहीं है, इसलिए अगर इस दुनिया में पैदा होना उसका दुर्भाग्य रहा है तो उसे खत्म कर देने की सबसे अच्छी जगह रेलवे लाइन ही हो सकती है। दूसरा उपाय है रस्सी। वर्ग पहेली में भी ये एक उपाय था। दूसरे थे डोप, जहर, होप, आशा। नहीं, ये सभी उपाय बेकार हैं। वो पत्नी और बच्चों के बारे में फिर सोचने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूर्ण विनाश ही सबसे आवश्यक है। वो पटरी पर आड़ा लेट गया। लोहा अभी भी गर्म था। दिन में भी तो बहुत गर्मी थी। रामाराव ये सोचकर खुश होने लगा कि 10 मिनट में ट्रिचिनापल्ली वाली ट्रेन आ जाएगी। वो पटरी पर बहुत देर तक लेटा रहा। कान लगाकर ट्रेन आने की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन बहुत दूर हवा या किसी और चीज़ की खूं सौं और खड़खड़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेटे लेटे वो थकने लगा था। हार कर उठा और स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। उसने किसी से पूछा, ट्रेन को क्या हुआ? जवाब मिला, 3 स्टेशन पहले एक मालगाड़ी उलट गई है, रास्ता बंद हो गया है, यहाँ से मदद भेज दी गई है, अब हर गाड़ी 3 घंटे लेट आएगी। भगवान, तुम बड़े दयालु हो, रामाराव जोर से बोला और घर लौट आया। बीवी बाहर सड़क पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर चैन की सांस ली और इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया जैसा अब तक कभी नहीं किया था। इतनी देर क्यों हुई? उसने पूछा।
पता नहीं क्यों आज मैं पूरी शाम बहुत परेशान रही। बच्चे भी परेशान थे, बेचारे अभी सोने गए हैं। जब वो खाना खाने बैठा, वो बोली, हमारे मकान के किराएदार शाम को आए थे और पूछ रहे थे कि क्या हम मकान बेचना चाहेंगे। वे हमें तुरंत अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। फिर धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें बेच देना चाहिए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें उसके 4,500 मिल सकते हैं। 500 मुझे दे देना, उसे लेकर मैं मद्रास चला जाऊंगा और कुछ करने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम रख लेना और घर चलाना। सबसे पहले हम अच्छी जगह नया घर किराए पर लेंगे। वो धीरे से पूछने लगी, ये 500 रुपए तुम इन पहेलियों पर खर्च करोगे? ये सुनकर रामाराव एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर जोर से बोला, हरगिज नहीं। इस तरह कहानी खत्म हो जाती है और साथ ही इसकी समरी भी देख लेते हैं। ये कहानी रामाराव नाम के एक व्यक्ति की है जिसका ग्रामोफोन कंपनी का व्यवसाय अचानक बंद हो जाता है। इससे वो बेरोजगार हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पहले उसका परिवार आराम से रहता था, लेकिन अब उसे खर्च कम करना पड़ता है। बंगला किराए पर देना पड़ता है, बच्चों को सस्ते स्कूल में डालना पड़ता है और छोटे घर में रहना पड़ता है। रामाराव बहुत कोशिश करता है नौकरी पाने की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। धीरे धीरे वो निराश हो जाता है। इसी बीच उसे द कैप्टन नाम की एक पत्रिका मिलती है जिसमें वर्ग बहेलियां होती हैं और इनाम मिलता है। वो उनमें इतना डूब जाता है कि यही उसकी उम्मीद बन जाती है। हर बार वो पहेलियां हल करता है, लेकिन जीत नहीं पाता। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। एक बार बड़े इनाम के लालच में वो ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, लेकिन तब भी हार जाता है। इससे वो पूरी तरह टूट जाता है और आत्महत्या करने का सोचता है। वो रेलवे पटरी पर जाकर लेट जाता है, लेकिन संयोग से ट्रेन देर से आती है और उसकी जान बच जाती है। वो इसे भगवान की कृपा। इस तरह कहानी खत्म हो जाती है और साथ ही इसकी समरी भी देख लेते हैं। ये कहानी रामाराव नाम के एक व्यक्ति की है जिसका ग्रामोफोन कंपनी का व्यवसाय अचानक बंद हो जाता है। इससे वो बेरोजगार हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पहले उसका परिवार आराम से रहता था, लेकिन अब उसे खर्च कम करना पड़ता है। बंगला किराए पर देना पड़ता है, बच्चों को सस्ते स्कूल में डालना पड़ता है और छोटे घर में रहना पड़ता है। रामाराव बहुत कोशिश करता है नौकरी पाने की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। धीरे धीरे वो निराश हो जाता है। इसी बीच उसे द कैप्टन नाम की एक पत्रिका मिलती है जिसमें वर्ग बहेलियां होती हैं और इनाम मिलता है। वो उनमें इतना डूब जाता है कि यही उसकी उम्मीद बन जाती है। हर बार वो पहेलियां हल करता है, लेकिन जीत नहीं पाता। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। एक बार बड़े इनाम के लालच में वो ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, लेकिन तब भी हार जाता है। इससे वो पूरी तरह टूट जाता है और आत्महत्या करने का सोचता है। वो रेलवे पटरी पर जाकर लेट जाता है, लेकिन संयोग से ट्रेन देर से आती है और उसकी जान बच जाती है। वो इसे भगवान की कृपा मानता है और घर लौट आता है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसका मकान बिक सकता है, जिससे वो नई शुरुआत कर सकता है। कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और जीवन हमेशा दूसरा मौका देता है। चलो देखते हैं आपको कितना याद रहा और कितना नहीं। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न 1, रामाराव बेरोजगार क्यों हो गया? रामाराव बेरोजगार इसलिए हो गया क्योंकि जिस ग्रामोफोन कंपनी का वो एजेंट था वो अचानक बंद हो गई। 2, उसके परिवार की स्थिति में क्या बदलाव आया? उसके परिवार को खर्च कम करना पड़ा, बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में रहना पड़ा और बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ा। 3, रामाराव नौकरी पाने के लिए क्या करता है? वो कई जगह अर्जियां भेजता है और दफ्तरों के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। 4, द कैप्टन पत्रिका क्या थी? ये एक पत्रिका थी जिसमें वर्ग पहेलियां होती थीं और सही उत्तर देने पर इनाम मिलता था। 5, रामाराव पहेलियों में क्यों उलझ गया? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इनाम जीतकर वो अपनी आर्थिक समस्या हल कर सकेगा। 6, वो निराश क्यों हो गया? क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो पहेलियों में जीत नहीं पाया और पैसे भी खर्च हो गए। 7, रामाराव आत्महत्या क्यों करना चाहता था? वो लगातार असफलताओं और आर्थिक तंगी से परेशान होकर जीवन से निराश हो गया था। 8, उसकी जान कैसे बची? ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए वो पटरी पर लेटा रहा, लेकिन ट्रेन नहीं आई और वो बच गया। 9, अंत में क्या उम्मीद की किरण दिखाई देती है? उसके मकान को बेचने का मौका मिलता है, जिससे वो नई शुरुआत कर सकता है। 10, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं,
लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।